यूनियन बजट 2026-27 का जो पेश किया गया फाइनेंशियल ईयर का, उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे। कई सारे कंसेप्ट की आपकी अंडरस्टैंडिंग को हम और ज्यादा मजबूत कैसे हो सके, उसमें क्लैरिटी कैसे आए, इसके बारे में भी हमारी कोशिश होगी। बजट में किस चीज का बारे में जोर दिया गया है, क्या थीम हमारी रही है, जिस हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, उसको और ज्यादा जो है कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाए, ये सब हमारी इसी सेशन में हम आपको बताएंगे। कई सारे इकोनॉमिक कंसेप्ट भी होते हैं जो कि आपको समझने चाहिए। अगर उनका मतलब आपको पता है तो आप एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं। प्रीलिम्स में आंसर्स को आप आराम से मतलब जो है वो दे सकते हैं, और इसी तरीके से इंटरव्यू में भी आप चीजों के बारे में बता सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं हमारे बजट के बारे में, तो देखिए सीधा सीधा बताया गया है कि ये जो बजट है वह 2026-27 के फिस्कल ईयर के लिए है। ये जो फिस्कल ईयर होता है 2026-27, इसका मतलब ये है, यह 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा तथा 31 मार्च तक जो है वो चलता है। यानी 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक का जो भी बात होगी, यह बेसिकली फिस्कल ईयर की बात होती है। तो ये हमारा बजट है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम आगे जानेंगे कि भाई इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो जब हम बात करते हैं पहला, तो इसमें देखिए 3 चीजों के बारे में जोर दिया गया है। पहला जोर जो है वह युवा शक्ति के बारे में है। दूसरा, 3 कर्तव्यों के बारे में इसमें बात हुई है। और तीसरा जो बात है कि भाई प्रॉस्पेरिटी की तरफ देश को कैसे लिया जाए, यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो हम कर रहे हैं उसको हम और बड़ा करके एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ कैसे लेके जाएं देश को, और उसमें भी लोगों का जो है वो एक पूरा, अगर बात करते हैं लोगों की प्रॉस्पेरिटी को कैसे बढ़ाया जाए, आकांक्षाओं को कैसे फुलफिल किया जाए, इसके बारे में बात होती है। तो हम अगर पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें एक्शंस की बात की गई है और रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है। देखिए एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात बहुत कर लेंगे, हम जो है चीजों के बारे में ये सोच लेंगे ये कर दिया जाना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में हम हमेशा फील करते हैं कि क्या ये करूं कि वो करूं, यानी एम्बिवेलेंट जो माइंड सेट रहता है वो नहीं, हमें एक्शंस की दरकार है। दूसरा, हमें रिफॉर्म्स चाहिए, बातों से कुछ नहीं होगा, ये कर लें वो कर लें, ऐसे प्लान कर लें वैसे प्लान करने नहीं। इसके लिए हमें रिफॉर्म माइंडसेट को क्रिएट करना होगा। जब बात आती है कि युवा शक्ति, अब देखिए युवा शक्ति क्यों जरूरी है हमारे देश के लिए। जब हम बात करते हैं हमारी देश की व्यवस्था की, तो 15 से 64 साल की उम्र के लोग जो कि डेमोग्राफी के तौर पर गिने जाते हैं, अगर ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, नेशन की प्रगति में जो है हिस्सा दे रहे हैं, एजुकेशन इनकी अच्छी है, वोकेशनल ट्रेनिंग इनको करवाई हुई है, मैन्युफैक्चरिंग में ये देश में सर्विसेज सेक्टर में जो है अच्छा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देश की प्राइड में जो है अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो ये देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाते हैं। तो इन लोगों को, इनकी जो एनर्जी है, ये जिस नए समय में आगे बढ़ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी एनर्जी को और ज्यादा सिनर्जाइज करके देश के काम कैसे लाया जाए, यह जो है बजट बात करता है, या उसको एनहांस करने की कोशिश की गई है। इस एनहांसमेंट में हम जब बात करते हैं तो एजुकेशन, हेल्थ, इनकी स्किल्स, इनका डेवलपमेंट और इनका एस्पिरेशन जो है वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे इस पर्टिकुलर बजट की ग्राउंड्स पे। दूसरा आता है हमारी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आपको पता है, हम इकोनॉमिक ग्रोथ इस समय जो हमारी है वह सिग्निफिकेंट लेवल पर है। इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में अगर हम आपसे बात करें तो लॉन्ग, जो हमारी एक तरह से बताया जाए जो लार्ज इकोनॉमीज हैं, उसमें हमारी ग्रोथ 1 ऑफ द लार्जेस्ट स्पीड से हम बढ़ रहे हैं। लेकिन इस स्पीड को कैसे कंसोलिडेट किया जाए और एक लंबे समय तक हम आगे कैसे बढ़ते रहें, इतनी ही रफ्तार से कोशिश इस बजट में की गई है। वो कैसे की गई है? कैपेक्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा करके। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, रोड्स, रेलवेज, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करके, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करके, और उसी के साथ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करके भारत को उस तेज रफ्तार वाला जो पाथ है उस पर कैसे बनाए रखा जाए।
जिसकी वजह से लोगों के एस्पिरेशंस पूरे हों। अभी तक हमने केवल लोगों की बेसिक राइट्स पूरे किए हैं और उसको भी हम कर रहे हैं, अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। जरूरतें जो थी एजुकेशन की, हेल्थ की, मतलब उनको मकान की, पानी की, इनको तो हमने पूरी कर लिया, या कहीं पर हम थोड़े बहुत जो हैं बाकी जो करना है उसको कर रहे हैं। लेकिन इन एस्पिरेशंस को अब, या इस सोसाइटी को जो $2,500 जो कमाती है एवरेज तौर पर पूरे ईयर, अब उसको 12,000 15,000 जो डेवलप्ड कंट्रीज का स्टेटस है उस दिशा में कैसे ले जाया जाए, इसके लिए बात हो रही है। हर लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट है और वो एम्प्लॉयमेंट भी उनकी स्किल के अनुरूप कैसे प्रोवाइड किया जाए, उसके बारे में जो है बजट बात करता है। इसलिए स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के बारे में इसमें बात हो रही है। कंसेप्ट आप समझें, ये टॉपिक आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके जो अंदर कहा गया है, जो फिलॉसफी है, क्यों ऐसा काम किया गया है, वो चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जब हम बात करते हैं फिस्कल डिसिप्लिन की, तो देखिए किसी भी देश हो, चाहे वो नागरिक हो, इन सब के लिए अपना जो पॉकेट उसको अलाउ करता है उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। मतलब साफ है, जितना आप अर्न कर रहे हैं और जितना आप खर्चा कर रहे हैं उसमें मिसमैच अगर है भी, लेकिन वो मिसमैच उतना ही हो जितना आप उसको वहन कर सकें। अगर हमारे ऊपर ईएमआईज का बोझ है तो हमारी ईएमआईज उतनी ही हो जितनी हमारी सैलरी का कुछ हिस्सा हम अफोर्ड कर पाए, बाकी अन्य जरूरतों को पूरा करके, क्योंकि चुकाना तो हमें ही है। फिस्कल डिसिप्लिन भी वही बात कहता है, यानी देश के ऊपर जो कर्ज है, देश जो मतलब हर फिस्कल ईयर में जो भी उधार लेता है वह चुकाने की क्षमताएं हो और हमारी आगे की पीढ़ियों पर हम उतना जोर न डालें जिसकी वजह से उनके पांव बांध दें हम। तो फिस्कल डिसिप्लिन जरूरी हो जाता है। फिस्कल डिसिप्लिन इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि किसी भी देश की कोई भी कंपनी अगर आपकी कंट्री में आकर के इन्वेस्ट कर रही है, आपकी कंट्री में किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहती है, आपके साथ में मैन्युफैक्चरिंग में पार्टनर बनना चाहती है, तो वो ये भी देखती है कि इस देश के ऊपर कर्ज कितना है, इस देश के कर्ज चुकाने की क्षमताएं कितनी हैं। आपको अगर मान लो कोई लोन भी देना चाहेगा तो पहले ये तो देखेगा ना कि भैया आपकी कर्ज चुकाने की क्षमता कितनी है। और जब कर्ज में अगर कोई भी डूबा हुआ इंसान होगा तो न तो वो अपनी बेसिक आवश्यकताएं पूरी कर पाएगा, या उसी तरीके से देश के बारे में बात कर सकते हैं लार्जर लेवल पर, न जो वो एस्पिरेशंस यानी आकांक्षाओं के बारे में बात करता है वो भी पूरी नहीं कर पाएगा। जैसे आकांक्षा और बेसिक राइट में मैं आपको फर्क समझा देता हूं। मैंने जो है कपड़ा मेरे शरीर के ऊपर जो भी पहन रखा हो वो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरी आकांक्षा जो है अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना हो सकती है। 5-7 ड्रेसेस मेरे पास होनी चाहिए एक की बजाय, वो मेरी आकांक्षा हो सकती है। तो लेकिन ये तो तभी फुलफिल होगी जब आप बैलेंस्ड चलोगे, जब आप सस्टेनेबल रहोगे, जब आप जो है इतना एक्सपेंडिचर कर पा रहे हो, इतनी एसेट क्रिएट कर पा रहे हो, या लोगों को स्किल्डफुल बना रहे हो, या उनको हेल्दी वर्कफोर्स बना रहे हो। यही जो है कोशिश इस बजट में की गई है। और आपको पता है भारत इस समय इंडिया 2047 का जो गोल है डेवलप्ड इंडिया का, उसी दिशा में आगे प्रयासरत है। तो स्ट्रेटेजिक 3 कर्तव्य बताए गए हैं जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों की एस्पिरेशंस को कैसे फुलफिल किया जाए और क्षमता वर्धन कैसे किया जाए, और इसी के साथ में इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी सबके साथ और सबके विकास को हम कैसे प्रमोट कर सकें। एक इंसान जो कि सुदूर प्रदेश में बैठा है वह जो है उस डेवलपमेंट से कैसे बेनिफिट उसको हो, यह गवर्नमेंट की फिलॉसफी है। जब हम आगे बात करते हैं तो हमारी ग्रोथ रेट के बारे में पूरा विश्व इस समय चर्चा कर रहा है। अगर भारतीय प्रधानमंत्री फिलहाल मलेशिया से लौट रहे हैं या मलेशिया की उन्होंने अगर यात्रा करी तो मलेशिया में भी इस बात की वहां के प्राइम मिनिस्टर ने बात करी। अगर हमारी यूएसए के साथ में ट्रेड डील हुई है तो ट्रेड डील, या यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारा व्यापार समझौता ट्रेड डील हुई है, तो उसके पीछे कैलकुलेशन यह है कि भारत की जो बढ़ने की रफ्तार है वह वर्ल्ड बीटिंग है इस समय। दूसरा, भारत की इकोनॉमी जिस हिसाब से बढ़ रही है उसकी वजह से डिमांड या कंट्री जो है उनकी कंपनीज के लिए जो एक डिमांड है वह क्रिएट हो रही है, उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है, तो वो वहां पर जाकर के यानी हमारे यहां पर आकर के अपने आप का जो रिटर्न है उनका इन्वेस्टमेंट का वो बढ़ा सकते हैं, यानी अपॉर्चुनिटीज इनके लिए काफी हैं।
भारत की इकोनॉमी जो इस समय $4.2 ट्रिलियन के स्तर पर है, आगे आने वाले 3-4 साल में इसके $7 ट्रिलियन के या 5 साल में $7 ट्रिलियन के पहुंचने के आसार हैं। और जब हम बात करते हैं नेक्स्ट के 20 इयर्स के रोड मैप की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का इरादा है, जो कि हमारी फिलहाल की जीडीपी में एक तरह से 6 गुना परिवर्तन है। आप मान लीजिए जब हमारी इकोनॉमी इसके करीबन 5 गुना या 6 गुना लेवल पर होगी, तो डिमांड, लोगों की लाइफ स्टाइल, लोगों की पर कैपिटा इनकम, हमारे यहां पर इकोनॉमी और हेल्थ के ऊपर खर्चा, डिफेंस के बारे में हमारी रिक्वायरमेंट्स का फुलफिलमेंट, हमारे द्वारा खुद की मैन्युफैक्चरिंग या जो हम खुद सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं उसकी ग्रोथ, ये सब कितने बड़े मैटर पर हो सकती है। और गवर्नमेंट्स का जो पैसा खर्च करने की क्षमताएं हैं उनमें भी कितना बड़ा परिवर्तन होगा। आप मान के चलिए अगर सेम ग्रोथ रेट को हम सस्टेन कर पाते हैं तो। एक चीज जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया, फिस्कल डेफिसिट, यह जो है फिलहाल सरकार 2020 का, जब कोरोना के बाद में जब सरकार की रेवेन्यूज तो काफी कम हो गई थी लेकिन खर्चे या तो उतने ही थे या उनमें उछाल आया था, उसकी वजह से हमारे जीडीपी के साइज का करीबन 9.2% पहुंच गया था, उसको हम धीरे धीरे कम करते हुए इस साल 4.5% ऑफ द जीडीपी, और नेक्स्ट ईयर हम टारगेट कर रहे हैं कि कैसे हम 4.4, 4.3 के लेवल पर पहुंच सकते हैं। ये वही है कि अगर हमारी इकोनॉमी की साइज या जीडीपी की साइज 100 रुपीज है, तो हमारी इनकम यानी सरकार की इनकम और सरकार के द्वारा किए गए खर्चों के बीच में मिसमैच जो है वो ₹4.40 या ₹4.50 या ₹4.30 ही हो, इससे ज्यादा ना जाए, जिसकी वजह से जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके ऊपर ब्याज या उसके मूलधन का जो है वजन ना पड़े। दूसरा, जब भी आप फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो जाता है तो उस देश में महंगाई काफी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो पैसा सरकार ऐसी जगहों पर खर्च कर रही है जहां पर एसेट तो कम बन रही हैं, लेकिन भोग विलासिता या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई तो उतनी है लेकिन डिमांड प्रोप अप हो रही है क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा है। तो वो पैसा आएगा तो लोग जो हैं सेम प्रोडक्ट को खरीदने वाले ज्यादा हो जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो जब इकोनॉमी में महंगाई बढ़ जाती है तो फिर इकोनॉमी में उसका पूरा नुकसान होता है। इसलिए हम फिस्कल डेफिसिट को 9.2% से कम करते 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 इस लेवल तक हम नेक्स्ट यानी जो नया फिस्कल ईयर आ रहा है उसमें हम करने का प्रयास करेंगे, यानी बजट का जो है एस्टिमेट ये बात करता है। तीसरी जो बात मैंने आपको कही थी थोड़ी देर पहले वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। भैया हम जो भी विकास कर रहे हैं, हमारी अवसंरचनात्मक यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं, पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, वाटरवेज, मोबिलिटी के साधन, सरकार के डिफेंस के रिफॉर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ के बारे में कोशिशें, माइनिंग के लिए जो है रॉ मटेरियल की खोज या रॉ मटेरियल को लेना, ये सब जो है वह कैपिटल एक्सपेंडिचर में शामिल होता है। क्योंकि सरकार जब ये नहीं करेगी तब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कहां से आएंगी? जब हम आज नहीं पढ़ेंगे तो हम कल को बेहतर नागरिक के साथ में एम्प्लॉयमेंट कैसे हमें मिलेगा, उसको हम कैसे इंश्योर करेंगे? इसलिए आज का किया गया खर्चा इस चीज के काम आता है। लेकिन अगर वही पैसा अगर परिवार, आप सोचिए, एजुकेशन की बजाय किसी और चीज में खर्च करता तो फिर हम एजुकेटेड नहीं होते और हम आगे आने वाले समय में अपने आप को कॉम्पिटिटिव या कमाने लायक नहीं बना पाते। सेम काम सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर करती है। अगर यही पैसा ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च हो जाए तो आप मानिए रोड वगैरह बनने की बजाय लोगों की सैलरी या फिर इन्हीं देने में पैसा खर्च हो जाएगा और उसकी वजह से नुकसान ही होता है इकोनॉमी में। तो सरकार इस समय कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दे रही है और यह तब हो रहा है जब हमने पिछले 10 साल में यानी 10 ईयर्स में ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको करीबन 6 गुना के आसपास कर लिया है। यानी मतलब आप समझिए हाईवेज, रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, ये सब बनने की जो रफ्तार थी, डिजिटल हाईवे सब बनने की रफ्तार पिछले सालों में 6 गुना के आसपास हो गई होगी। रेलवे और रोडवेज को मिलाकर के करीबन 2.8 लाख करोड़ रुपीस तो रोडवे सेक्टर को, और यानी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसको, और रेलवे मिनिस्ट्री को भी करीबन 2.7 लाख करोड़ रुपीस अगर दोनों को मिल रहे हैं तो मान के चलिए 5.5 लाख करोड़ रुपया तो
तो इन रोड और रेलवे को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। तो आप समझिए, एक्सप्रेसवे हो, डिजिटल एक्सप्रेसवे हो, नई ट्रेन सेट हो, दो मतलब कंट्री की जगहों पर मोबिलिटी को और फास्ट बनाने के लिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं, जिससे देश का जो पिलर है, यानी फाउंडेशनल जो पिलर है हमारी अर्थव्यवस्था का, उसको और ज्यादा मजबूती दी जा सके। और जब ये विकसित हो जाएंगे, तब आप समझिए देश, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, उनमें कितना आगे निकलेगा बाद में। उसके बाद में बात होती है नया इनकम टैक्स जो हमने लागू किया था, यह पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया जा सकता है। अप्रैल 1, 2026 इसके लिए एक तरह से इफेक्टिव डेट रखी गई है। अब ये क्यों जरूरी है, थोड़ा सा मैं यहां पर समझा देता हूं। इनकम टैक्स सरकार ने कम किया था ताकि लोगों के ऊपर जो इनकम का जो टैक्स का बर्डन होता है उसको कम किया जा सके। लोग वो पैसा बचाएं, उसको अपने मन मर्जी से या तो किसी चीज में खर्च करें, या उसकी सेविंग्स को बढ़ाएं, या वो पैसा जो है बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, इन पर लगाएं। क्योंकि जब इनकम में कम टैक्स देना पड़ेगा तो आप ये काम जरूर करेंगे। प्लस जब कम टैक्स होगा तो लोग अपने पैसा या अपनी आमदनी को कम छुपाएंगे, वो टैक्स देने लायक बनेंगे। इसलिए भी कई बार कहा जाता है टैक्स की जो रेट होती है ना, उनको ऑप्टिमम लेवल पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत कम रख लिया, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो गई, तो उनका एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। देखिए, टैक्स की रेट कम रहेगी तो सरकार को रेवेन्यू कम मिलेगी। जब सरकार को रेवेन्यू कम मिलेगी तो सरकार जितने भी ये कार्य करती है, वेलफेयर के कार्य करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के कार्य करती है, पब्लिक के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के कार्य करती है, ये सब कैसे कर पाएगी। लेकिन जब टैक्सेशन को हम और ज्यादा बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा देंगे, तो लोग टैक्स की चोरी करने लगेंगे। जो बड़ी कंपनीज हैं वो क्यों सोचेंगे यहां पर स्टे करना, वो बाहर चली जाएंगी। तो इसलिए उसका भी देश को नुकसान होगा, ब्लैक मनी का जनरेशन होगा, क्योंकि लोग तो टैक्स अवॉइड करेंगे। तो इसलिए टैक्सेशन जो है वो ऑप्टिमम ही होना चाहिए। तो ये जो नई व्यवस्था है, जिसमें हमने डायरेक्ट टैक्सेशन में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स पहले हमने कम किया था, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हमने जीएसटी में जो है चेंजेस लाए हैं। तो ये सब जो है हमारी देश की उस बजट का जो आया उसमें मेंशन्ड था। अब बात आती है कि ग्लोबल ट्रेड में जिस हिसाब से, यानी वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, यह इस समय काफी दिक्कतों से गुजर रही है। कैसे? कई देशों के द्वारा, स्पेशली यूएसए के द्वारा, बहुत सारे देशों के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, रेसिप्रोकल या फिर प्यूनिटिव टैरिफ्स। और उसकी वजह से पहले जो अर्थव्यवस्था में जो व्यापार होते थे, अब उनमें काफी रुकावटें आ रही हैं। व्यापार हो, चाहे वो लोगों की आवाजाही एक दूसरे के कंट्री में, यानी इमिग्रेशन हो, उनके ऊपर जो है अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए देश को भी अपने इकोनॉमिक मॉडल को थोड़ा थोड़ा जो है वो चेंज करना पड़ रहा है। या तो वो ट्रेड डील साइन कर रहे हैं जिसमें गिव एंड टेक, यानी कुछ हम आपसे कंप्रोमाइज करें, कुछ आप हमसे कंप्रोमाइज करो। और उसी तरीके से वो देश के लोग प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स भी ले रहे हैं, यानी अपने देश की जो इंडस्ट्री या कंपनी है उनको तो प्रोटेक्शन देना, बाहर की कंपनीज को कोई प्रोटेक्शन ना देना, जिसकी वजह से वो देश की जो रिक्वायरमेंट है या तो वो खुद ही फुलफिल कर लें, बाकी अन्य देशों की या उनकी कंपनियों को कोई और मौका ना मिले। तो ये भी सिचुएशन इस समय पूरे विश्व में हो रही है। लेकिन भारत, जैसे कहा, फिस्कल डिसिप्लिन और निर्यात के रिक्वायरमेंट को धीरे धीरे कम करता जा रहा है। हमने फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करी थी। अब जो है हम फिस्कल डेफिसिट से एक और चीज इस बजट में हुई है, वो है कि फिस्कल डेफिसिट की बजाय हम डेट टू जीडीपी के रेशियो की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा एनके सिंह साहब की जो कमेटी थी, उन्होंने ये बात कही थी कि हमें जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है और फिस्कल में हमें डिसिप्लिन लाने के लिए डेट टू जीडीपी के रेशियो पर निर्भर हो जाना चाहिए। यानी केंद्र और राज्य सरकारों की जो जीडीपी का स्तर है, उसका कितना प्रतिशत उनके ऊपर ऋण है, इसको मापा जाना चाहिए। मान लो अगर हमारी जीडीपी 100 रुपए की है और आप पर ऋण अगर मान लो 56 रुपए के आसपास है, तो आपका डेट टू जीडीपी रेशियो 56% हो जाता है, जो कि फिलहाल का लेवल है। इसको हम कम करते करते करीबन 50% लाना चाहते हैं 2030 या 31 के फिस्कल ईयर में। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं फिस्कल डेफिसिट और डेट टू जीडीपी रेशियो ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं।
तो जब फिस्कल डेफिसिट से हम डेट टू जीडीपी के रेशियो की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मतलब साफ है कि फिस्कल डेफिसिट में जब हम बात करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार की रेवेन्यूज और सरकार के एक्सपेंडिचर में जो मिसमैच है केवल वो ही पता चलता है। सरकारें इसको कभी कभी ब्रीच भी इसलिए करती हैं क्योंकि वो बताती हैं एक ही फाइनेंशियल ईयर का ही सवाल है, उसमें भी फिस्कल डेफिसिट में भी कई सारे मद ऐसे होते हैं या एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो कि कैलकुलेट नहीं किए जाते, तो उनका बेटर कैलकुलेशन सामने आए। वो जो है हम मीडियम पाथ, हम लॉन्ग टर्म पाथ को अपनाएं, इसके लिए डेट टू जीडीपी, क्योंकि यह पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की एक हमें पिक्चर देता है कि पूरा का पूरा जो डेट है वह इतना है, डेट यानी ऋण इतना है, और जीडीपी की साइज आपकी इतनी है। तो उसमें सब मद जो है वो कंसोलिडेट होकर के एक पिक्चर हमें पता चलती है। तो इसकी वजह से हम वो पॉलिसीज अपनाते हैं जहां पर डेट टू जीडीपी को हम साल दर साल जो है और घटाते जाएं, यानी घटाने का जो प्रतिशत है वह और ज्यादा बढ़ता जाए। जबकि फिस्कल डेफिसिट जो है एक तरह से आइसोलेशनिस्ट माइंडसेट के तौर पर देखा जा सकता है, एक साल में हमारे द्वारा किए गए एफर्ट के तौर पर देखा जा सकता है, तथा कई खर्चों को ही जो है वो कवर करता है। तो यह जरूरी है कि हम अब डेट टू जीडीपी के कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर हमारा टारगेट अब जो है वो 50% तक है। हालांकि भारत जो है वह बहुत सारे कंट्रीज के कंपैरिजन में, और वो भी डेवलप्ड कंट्रीज, उनके कंपैरिजन में भारत का जो डेट है वह सिग्निफिकेंटली लोअर है। इसलिए भारत का फिस्कल कंट्रोल, इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी हमेशा से सही रही है। जब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स के एक्सप्रेस की, देखिए किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है ना, देश हो, समाज हो, व्यक्ति हो, जिस ढर्रे से हम आप चल रहे हैं, जिस सिस्टम से हम चल रहे हैं, जिस व्यवस्था से हम चल रहे हैं, उनमें हमें चेंजेस तो लाने ही पड़ते हैं, और वही चेंजेस अर्थव्यवस्था में भी होनी चाहिए। हमने अर्थव्यवस्था जिस तरीके से चलाई उसमें आज के समय के हिसाब से जो है परिवर्तन आएंगे, तभी काम सही रहेगा। और इसी के लिए आपको पता है भारतीय सरकार जो है वो लगातार कार्य कर रही है। ये बजट हो चाहे बजट के बाहर के जो हम इनिशिएटिव ला रहे हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के अगस्त 2025 के भाषण के बाद में करीबन 350 से ज्यादा रिफॉर्म्स लाए गए हैं। 350 रिफॉर्म का मतलब समझ सकते हैं, या तो ये पॉलिसीज में लाए गए हैं या प्रोसेसेस में लाए गए हैं। रिफॉर्म दो तरीके से हो सकते हैं, या तो पॉलिसी में पूरा हो सकता है या उसको किए जाने वाले किसी प्रोसीजर में हो सकता है। तो ये जो टोटल रिफॉर्म्स हैं वो 350 के आसपास किए हैं, जिसकी वजह से नंबर 1 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जा सके, जो बिजनेस करने के लिए कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट है उनको कम किया जा सके, जो रेगुलेटरी बर्डन है जिसको हम रेगुलेटरी फैट कहते हैं उसकी मात्रा कम की जा सके, लोगों को जो अननेसेसरी हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है वो कम किया जा सके, लोगों के ऊपर सरकारें जो हैं ट्रस्ट बढ़ा सकें। ये सब काम रिफॉर्म्स के द्वारा किए जाते हैं। और जब ये रिफॉर्म्स किए जाते हैं मतलब साफ है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, बाहर की कंपनीज को भी आप दरवाजा खोल रहे हो, उनके लिए एफडीआई के जो नॉर्म्स हैं उनमें भी आप परिवर्तन करके कहते हैं कि आइए आप टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कैपिटल लाइए हमारे कंट्री में, जिसकी वजह से हम भी ग्रोथ करें, आपका भी ग्रोथ हो, और कंट्री के जो लोग हैं उनके एस्पिरेशंस को भी मीट किया जा सके। तो ये सब काम जो हैं हमने रिफॉर्म्स में किए हैं। अभी रिफॉर्म हमने जैसे कहें तो अगर 1800 से ज्यादा जो कानून हैं अब तक करीबन पिछले 10 साल में हमने हटा दिए हैं। वो कानून जो कि पुराने समय के हिसाब से चल रहे थे, दिक्कतें खड़ी कर रहे थे, उनको पूरी तरीके से नष्ट किया जा चुका है। इसी तरीके से कई सारी परिवर्तन लाए गए हैं। जैसे अगर हम अभी बात करें तो 4 लेबर कोड लाए गए हैं, लेबर कोड का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जीएसटी का हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, इनकम टैक्स के हमने जो है कानून में परिवर्तन करने की बात कही है, क्वालिटी के जो कंट्रोल्ड ऑर्डर्स हैं, कंट्रोल ऑर्डर्स क्वालिटी के, उनको भी हमने जो है वो कम करने का प्रयास किया है। क्योंकि जब आप किसी प्रोडक्ट को क्वालिटी तो देना चाहते हो, लेकिन आप जो है उसमें परफेक्शन लाने की अगर कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप वो परफेक्शन तो अचीव नहीं कर पाओगे, लेकिन जो अन्य प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर आप जो है एक तरह से बाधा उत्पन्न कर दोगे। अगर मैं कहूं कि मैं तो बहुत ही परफेक्ट पढ़ाऊं तो हो सकता है मैं कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन जितना मेरे को आता है, जो मेरी क्षमताएं हैं, जैसा मैं पढ़ा पाता हूं, एटलीस्ट वो जाकर के पढ़ाऊं, जिसकी वजह से डेडलाइन,
लोगों डेडलाइन भी पूरी हो पाए, लोगों को समय समय पर कंटेंट भी मिल पाए, और यही जरूरी होता है। तो सरकार जो है इनको लगातार कार्य कर रही है। इवन सरकार जो है वो डीरेगुलेशन को भी बढ़ावा दे रही है। व्हाट इज डीरेगुलेशन? आप पहले जिन भी चीजों का नियमन करते थे, उनके ऊपर रोक लगाते थे, अब वो माइंडसेट के बजाय आप उनको खुला छोड़ रहे हैं कि भैया ठीक है, ऐसा आप करते हैं, ठीक है ऐसा कर लीजिए, लेकिन गलती मत कीजिएगा। तो ये डीरेगुलेट जब किया जाता है ना, तो कंपनीज का जो कंप्लायंस का बर्डन होता है वो कम हो जाता है। जो सरकार के मुलाजिम हैं उनको, उन कंपनी को वो जो जैसे भी मतलब परेशान करते हैं, वो मात्रा कम हो जाती है। इसलिए हो सकता है कट मनी या फिर करप्शन का अमाउंट भी कम हो जाए। और जब देश जो कि 5 साल में कार्य करना चाहता था, अगर वो 2 साल या रिक्वायर्ड टाइम में ही कर पाता है, तो उस चीज में जो ज्यादा पैसा बाद में लगता है उसको कंट्रोल किया जा सके, नागरिकों को वो सुविधाएं पहले ही मिल जाएं, चॉइस भी मिल जाए। तो ये काम करने के लिए जो है वो डीरेगुलेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तथा इसी के साथ स्टेट्स को भी हमारी कंट्री की ग्रोथ में और ज्यादा पार्टनर कैसे बनाया जा सकता है, तो राज्यों के साथ में भी हम पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूती दे रहे हैं। अब इस कर्तव्य में जो है ग्रोथ और रिजिलियंस के ऊपर बात हुई है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को प्रमोट किए जाने के बारे में बात हो रही है। जब हम माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो ये इंडस्ट्री की उस प्रकार की यूनिट है जहां पर उनको उनकी रेवेन्यू, उनको उनके टर्नओवर के आधार पर जो है वो डिवाइड किया जाता है, या सेग्रीगेट किया जाता है, या कैटेगराइज किया जाता है। मीडियम, स्मॉल जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं हमारे कंट्री की इकोनॉमी की बैकबोन है। हमारे कंट्री का अगर हम एक्सपोर्ट देखें तो करीबन 45% एक्सपोर्ट इन कंपनियों के द्वारा होता है। हमारी कंट्री की करीबन 1/3 जो जीडीपी है वह इनके द्वारा कंट्रीब्यूट होती है। हमारे कंट्री का करीबन 30 से 35% जो एम्प्लॉयमेंट है वह इन एमएसएमई सेक्टर के द्वारा होता है। प्लस इनका जो योगदान है प्रोडक्ट को इनोवेट करने में भी, वह भी काफी सिग्निफिकेंट है। तो भैया हम इसी पे ध्यान दे रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर को हम विकसित कर पाएं। अगर भारत आज एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में भी सोच रहा है, तो वो भी इसीलिए सोच पा रहा है क्योंकि इस एडवांस टेक्नोलॉजी के जो सब सेक्टर हैं उसमें हमारी एमएसएमईज ने या तो वहां पर एक्सीलेंस एस्टेब्लिश कर ली है, या फिर जो है उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट आगे बढ़ चुकी हैं ये एमएसएमई कंपनी, या ग्लोबली जो सप्लाई चेन है उसमें भी अपने आप को इन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया है। तब जाकर के ये बात जो है हम कर रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर को हम और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें, और वो एमएसएमई सेक्टर धीरे 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 ग्रेजुअली बड़ी बड़ी कंपनियों का रूप ले। आपने कहा होगा आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले एक फेमस बिजनेसमैन ने कहा था कि मैं भारत की इकोनॉमी को अगले 25 ईयर्स में जो है $30 ट्रिलियन देखने की मतलब जो है मेरी उम्मीद है। मैं देख पा रहा हूं कि भारत वहां पर पहुंचेगा, और मेरी जैसी कंपनी की कम से कम भी नहीं तो 10 इतनी बड़ी कंपनियां जो हैं और बनेंगी। तो आप मान के चलिए ये जो है वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़े दौर के रूप में भी आता है। फिर बात होती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की तथा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की। हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, हमारी कोशिश यह है कि भारत में सेल्फ रिलायंस को मजबूती दी जाए और हमारी जो जरूरतें हैं हम खुद ही पूरा कर पाएं। इसी के साथ हम ध्यान दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने तथा उसको और ज्यादा जो है बढ़ोतरी देने में। आज वो दिन गए जब इंफ्रास्ट्रक्चर या जो नई टेक्नोलॉजीज थी हम उनको अपनाते थे, लेकिन आज जो है हम उनमें आगे हैं। वर्ल्ड के 50% से ज्यादा डिजिटल पेमेंट अगर होते हैं तो भारत में होते हैं। वर्ल्ड में अगर लीकिंग की समस्या से निजात पाना है, सोशल सिक्योरिटी के मेजर्स डायरेक्ट एट ए क्लिक ऑफ अ बटन कैसे उन लोगों तक पहुंच जाएं, उसको अगर करना है तो भारत है। आज भारत में पिछले 5 साल में इतनी रोड बनी होंगी कि पूरे यूएस में जो है वो पिछले 5 साल में नहीं बनी होंगी, जबकि वो डेवलप्ड कंट्री है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं। आज हमारी ट्रेन की रफ्तार जो है आपने देखा होगा कैसे हम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर या सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है इस ग्रोथ के पिलर पर सवार रहना है। फिर बात आती है कर्तव्य 2 की, जहां पर यूथ उनकी स्किल्स,
सर्विसेज और एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। किसी भी देश, समाज इत्यादि की प्रगति में एजुकेशन का बड़ा योगदान है। जब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी बात करते हैं तो हमारे वो इलाकों में इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल काफी तेज मात्रा में था, या उन इलाकों ने लीडरशिप प्रोवाइड करी जहां पर लोग एजुकेटेड थे या वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने ली थी। वो क्यों? क्योंकि वो नए नए आइडियाज यहां पर ला पाए, भारतीयों के माइंडसेट को डेवलप कर पाए कि भैया ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है वो उनका इंटेंशन कुछ अलग है। तो एजुकेशन ऐसे रोल प्ले करती है। अगर हम बढ़िया एजुकेशन लेते हैं तो हमारी स्किल्स भी बहुत अच्छी रहती हैं। जब स्किलफुल हम रहेंगे तो हम अच्छा कार्य करेंगे, स्किल हमारे भी कार्य करेंगे, हो सकता है इस स्किल को हम एक्सपोर्ट भी अन्य कंट्रीज में कर दें। तो एजुकेशन का रिक्वायरमेंट, सर्विसेज, स्किल्स और यूथ के लिए जो है हम एस्पिरेशंस पर बल दे रहे हैं। एग्रीकल्चर, वेलफेयर और रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ा करके हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर जोर दे रहे हैं। गांव और शहरों के बीच में जो खाई है, अगर हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास करना है तो हमें रूरल एरियाज में जो अर्बन सर्विसेज हैं या जिसको हम कहते हैं अर्बन एमिनिटीज हैं उनको डेवलप तो करना होगा। और अगर ये चीजें हम रूरल एरिया में डेवलप कर पाए तो आप समझिए कि हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल है वह इंक्लूसिव हो जाएगा। ऐसे दो फायदे होंगे, एक तो गांव में रहने वालों को भी अर्बन सर्विसेज मिलने लगेंगी, प्लस अर्बन यानी रूरल एरिया से जो अर्बन में माइग्रेशन होता है उसको भी कंट्रोल किया जा सकेगा, जिसकी वजह से वहां पर चाहे वो पोल्यूशन की समस्या हो, कंजेशन की समस्या हो, रहने की दिक्कतों का सामना करना हो या फिर कॉस्टली लिविंग हो, उससे बचा जा सकता है। तो ये सब काम जो है इंडिया इस बजट के तौर पर करने की कोशिश कर रहा है। अब कर्तव्य जो 1 है उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा इरादा है इस ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए बायोफार्मा शक्ति मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि नॉलेज ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ये जो फार्मा सेक्टर है बायोफार्मा, उसमें कैसे बढ़ोतरी की जा सके। देखिए, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है। बायोफार्मा के लिए अगर कई बार हम बात करते हैं तो फादर भी जो है भारत को कहा जाता है। तो ये बायोफार्मा में हम और आगे कैसे जा सकें, बायोमोलिक्यूल्स के सेक्टर में, बायोसिमिलर्स के सेक्टर में हम जो है आगे कैसे जा सकें, उसके लिए भी सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। और अब ये जो 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नेक्स्ट के 5 साल के लिए आएगा, उसमें भारत को बायोफार्मा के तौर पर एक हब के तौर पर कैसे विकसित किया जा सकता है उसके बारे में बात होगी। जब हम बायोलॉजिकल इस प्रकार की मेडिसिन के बारे में बात करते हैं तो केमिकल फॉर्मूले की बजाय वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके ऑर्गन्स से हम कैसे लोगों को सही कर सकते हैं उनके बारे में बात होती है। तो ये जो है सेक्टर अगर हम डेवलप और आगे करते हैं तो भारत एक तरह से सिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। और जिस हिसाब से हम ट्रेड डील के बारे में बात कर रहे हैं तो भारत की चाहे वो यूरोपियन यूनियन से हो, भारत की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हो, फार्मा के जो प्रोडक्ट हैं हमारे वो वर्ल्ड ओवर या तो जीरो ड्यूटी पे हैं या बहुत ही कम उनके ऊपर टैक्सेशन लगाया हुआ है। तो हम इस कैपेबिलिटी को और हमारी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी या कंपोनेंट के सेक्टर में आपने देखा होगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हमने 1.0 लॉन्च किया था, और उसमें हमें और इसी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमने स्कीम लाई थी, जिसमें हम जो भी प्रोडक्ट पे वैल्यू एडिशन करते हैं उस प्रोडक्ट की पूरी चेन को कैसे हम यहां पर एस्टेब्लिश कर पाए, उस प्रोडक्ट में एंड टू एंड जो है हम सामान बना पाए, या जो भी हम प्रोडक्ट जैसे स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं तो 20 से 30% जो भी हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उसकी मात्रा को 40 से 50% कैसे किया जाए या उसको और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी रिक्वायर्ड होती है। इसलिए भारत जो है वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इनके बारे में जो रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है उसको सिक्योर करना तथा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग करना, इन सब के बारे में ध्यान दे रहा है। जहां पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को भी आगे लॉन्च किया जाएगा, जो कि इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो सिस्टम है उसको हम क्रिएट कर पाए, और इसी के साथ में इक्विपमेंट में भी हम जो असेंबली वगैरह होती है, वैल्यू एडिशन होती है, उसकी मात्रा को इंप्रूव कर पाए। कंसेप्चुअल आपका क्लियर होना चाहिए।
अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक की जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है उसका आउटले हमने बढ़ा करके 40,000 करोड़ रुपए कर दिया है। अब ये 40,000 करोड़ रुपया किसी भी स्कीम में जाएगा तो आप मान के चलिए कितना तो हम प्रोड्यूस करेंगे और कितना जो है लोगों को रोजगार मिलेगा। कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर स्कीम से करीबन 6 लाख अच्छी डायरेक्ट जो और इनडायरेक्ट जॉब्स हम क्रिएट करें और इसी के साथ में करीबन करीबन 5 लाख करोड़ रुपए का जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनको भारत में बना पाए, जिसकी वजह से आपने देखा होगा एक समय में जो आयात के बारे में हमारी जो चिंताएं थी उन चिंताओं में क्या होता था कि भैया तेल के बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान हैं वो हमारे आयात बिल को बढ़ाते ही जा रहे हैं। आज वो हमने स्थिति को पूरी की पूरी तरीके से फ्लिप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर स्मार्टफोन के हम नेट एक्सपोर्टर बन चुके हैं और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उनको भी हम भारत में निर्मित कर रहे हैं। और जैसे जैसे भारत डिजिटल इंडिया के दरवाजे से आगे बढ़ रहा है और सेमीकंडक्टर और सप्लाई चिप्स की जो सप्लाई है उसमें भी अपने कदम मजबूती से रख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या ये जो स्कीम है वो भारत को सेल्फ रिलायंट भी बनाएंगी और एक्सपोर्ट करने में भी हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं उनमें काफी मेजर जो है वो फोर्स भारत को प्रदान करेंगी, जिसकी वजह से इंपोर्ट की बजाय भारत के जो एक्सपोर्ट हैं उनको और ज्यादा बढ़ाने का काम होगा। भारत के जो एक्सपोर्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के एक्सपोर्ट हमारी एक स्कीम के अनुसार करीबन करीबन $300 बिलियन जो है नेक्स्ट के 2-3 साल में करने की भारत की उम्मीद है। और आप मान के चलिए फिलहाल हम $845 बिलियन के आसपास जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी ट्रेड करते हैं उसमें कितना बड़ा परिवर्तन यहां से आ सकता है। तीसरा, हम रिसोर्सेज पे भी हमारी इंडिपेंडेंस कैसे हो उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, जहां पर रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उसके लिए हम एक कॉरिडोर को कैसे बढ़ा पाएं। उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये वो स्टेट हैं जहां पर माइंस और मिनरल्स या जो रिसोर्सेज हैं उनकी मात्रा ज्यादा है, तो वहां पर हम रेयर अर्थ मटेरियल के ये कॉरिडोर कैसे विकसित कर पाएं। अगर भारत को जो नई एज इंडस्ट्री है उसमें अगर भारत को और ज्यादा सिग्निफिकेंटली आगे लाना है तो भैया इनकी जरूरत पूरी होनी चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है। जैसे रोटी बनाने के लिए हमें ग्रेन चाहिए उसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर दौड़ाने हैं तो भैया हमें ये चाहिए, क्योंकि मैग्नेट्स जो हैं या जो बैटरीज हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पर या इनके लिए रॉ मटेरियल ये हैं। तो उसमें भी भारत रिसोर्सेज में कैसे इंडिपेंडेंट हो तो कोशिश एक डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की जा रही है, जहां पर हम इंडस्ट्रियल रेयर अर्थ के जो कॉरिडोर्स हैं तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला और आंध्र प्रदेश में बनाना चाहते हैं। इसी के साथ में केमिकल पार्क्स हम डेवलप करना चाहते हैं 3, और कंटेनर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए केमिकल्स जो हैं हमारे एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट आइटम रहा है। ये केमिकल्स जो हैं विभिन्न इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, दिनचर्या में भी जो है काफी काम आते हैं। तो भारत ये कोशिश कर रहा है कि 3 डेडिकेटेड केमिकल बड़े पार्क्स हम जो है विकसित कर पाएं, जिसकी वजह से केमिकल्स के सेक्टर में हम और ज्यादा आगे बढ़ें, यानी एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है केमिकल्स का और ज्यादा उसको जो है सिग्निफिकेंट इंप्रूव किया जा सके। फिर बात आती है कंटेनर में। अब देखिए आप बिल्कुल अपने एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट को कैरी करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। और आपको पता है ज्यादातर जो व्यापार होता है वह वाटरवेज से होता है, यानी पानी के रास्ते होता है। अब पानी के लिए हमें चाहिए कंटेनर्स। अब कंटेनर्स जो हैं उस पर करीबन बताया जाता है वर्ल्ड के 80% कंटेनर्स पे जो है वो चाइना का एक छत्र राज है। तो भैया जब एक कंटेनर भारत का खुद का ही नहीं रहेगा या भारत दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तो नॉट ओनली उसकी हमेशा वल्नरेबिलिटी रहेगी, हो सकता चाइना जो है इस प्रकार के गेम खेले कि हमारे एक्सपोर्ट में दिक्कतें आए। दूसरा, जो फीस ली जा रही हैं वो भी ज्यादा होती हैं, तो आप आत्मनिर्भर नहीं बनते, आप उन देशों के ऊपर डिपेंडेंट होते हो। इसलिए भारत में इस कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को कैसे बढ़ाया दिया जाए, सरकार जो है वो 10,000 करोड़ रुपए के एलोकेशन उसके लिए कर रही है, जिसकी वजह से इन सामान को ढोने के लिए जो कंटेनर चाहिए वो हम क्षमता डेवलप कर पाए।
अब बात आती है अन्य सेक्टर्स की, तो जब हम देखते हैं तो देखिए इंडस्ट्रियल रिवाइवल और हम चैंपियन इंडस्ट्रीज कैसे माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज कर सकते हैं, उसके लिए हम 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जहां पर देखिए कई सारे ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है ना, जो कि समय के साथ में उनको कैपिटल नहीं मिल पाया या टेक्नोलॉजी बदल गई थी, जिसकी वजह से धीरे 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 वो लाइमलाइट से बाहर जाते गए। तो हमने ये कोशिश की है कि उन 200 जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनका हम रिवाइवल कर पाए। आपने एक चीज देखी होगी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हमने बनाए थे, जहां पर हमने रेगुलेटरी जो बर्डन होता था उनमें, या जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट जो होती थी उनमें हमने बहुत ही मिनिमम रखी थी, जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट वहां पर बना रहा है उनकी कॉस्ट कम आए और वो प्रोडक्ट जो है हम बाहर के कंट्रीज को निर्यात करके जो हमारा निर्यात का बेस है उसको बढ़ा पाए। तो ये कार्य जो हमने किया, लेकिन टैरिफ्स के जमाने में, अब ये टैरिफ दोनों, टैरिफ बैरियर या नॉन टैरिफ बैरियर, उसकी वजह से एसईजेड या ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का धीरे 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 जो है वो पतन होने लग गया। तो हम उनको वापस से रिज्यूनेट कर रहे हैं। अगर उनको क्रेडिट का सपोर्ट चाहिए तो उसके द्वारा, या उनको अगर टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन चाहिए तो उसके द्वारा। कोशिश क्या है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग की जो क्षमताएं हैं उसमें और ज्यादा त्वरित गति से वर्धन किया जा सके। फिर बात आती है कि भैया एमएसएमईज को एक तरह से चैंपियंस कैसे बनाया जाए, तो हम उनके लिए इक्विटी की सपोर्ट, यानी इक्विटी का मतलब क्या होता है, आप जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, उस कंपनी को आप 10 रुपया डेट के तौर पर देते हो, यानी ऋण के तौर पर देते हो, तो आपको वो कंपनी जो है वो ऋण का चुका देगी ब्याज समेत। लेकिन अगर आप 10 रुपए यानी उसके कुछ शेयर खरीदते हो और अपना जो है कुछ पार्टनरशिप उसमें लेते हो, तो वह इक्विटी के तौर पर गिना जाता है। तो ये जो इक्विटी है उसमें आपको हो सकता है पैसा उस तरीके से ना आएगा, लेकिन जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी ना, उसके साथ में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे आपने उसमें मान लो 1% हिस्सेदारी खरीद ली, 1% हिस्सेदारी आपने एक्स अमाउंट में खरीदी थी, आज के 5 साल के बाद में वो कंपनी मान लो 5x अमाउंट उसका हो गया, तो आपका भी तो जो निवेश था वो बढ़ गया ना। तो इक्विटी का सपोर्ट जो है सरकार इस तरह प्रोवाइड करेगी, जहां पर जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको 10,000 रुपए फंड दिया जाएगा। वो 10,000 करोड़ रुपए का जो फंड है बेसिकली वो उनकी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आगे बढ़ाना है तो पैसा उसके लिए चाहिए। ये फंड जो है वो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को बहुत ही कम मात्रा में प्रोवाइड होते हैं। हालांकि सरकार के एफर्ट्स के तौर पर आज तक करीबन 6 लाख करोड़ रुपए जो है डिसबर्स किए जा चुके हैं इन माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को। तो इनकी क्षमताओं में जो है इस विशेष फंड के द्वारा उनको और क्रेडिट फंड देने के बारे में बात करी गई है। और ये जो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड है, ये सब मिलकर के जो है एक तरह से चैंपियन एमएसएमई की जमाने में हम जाएं, यानी ये एमएसएमई अपने एरिया में और ज्यादा बेहतर कैसे हो सकती हैं उनको ग्रोथ करवाने का एक तरह से हमारी ये जो है कोशिश रहेगी। फिर बात करते हैं इनको लिक्विडिटी कैसे इंप्रूव करवाएं, तो भैया इनके लिए जो ट्रेड स्कीम है, अब सेंट्रल जो मतलब इंडस्ट्रीज हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, उनके लिए मैंडेटरी किया गया है। इनको अब गवर्नमेंट का जो ई मार्केट प्लेस है एमएसएमईज को वहां से लिंक किया गया है, तथा एसेट बेस्ड जो सिक्योरिटीज हैं उनको भी अब रिसीवेबल के तौर पर जो है गिना जाएगा। इसी तरीके से इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कॉर्पोरेट मित्र भी बनाए जाएंगे। देख लिए थोड़े दिनों पहले आपने बैंक मित्र का नाम सुना होगा। बैंक मित्र क्या होते हैं, जो कि सुदूर जो जगह होती हैं वहां पर भी बैंकिंग सेवाओं को, जहां पर बैंक नहीं पहुंच सकता वहां के वो बैंक के पार्टनर्स पहुंचते थे। तो ये जो है बैंक मित्र के तौर पर हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन को कितना बड़ा प्रोवाइड किया, कितना बड़ा पुश प्रोवाइड किया। अब ये वित्तीय समावेशन से ही हमने इंक्लूसिव ग्रोथ के दरवाजे खोले। तो सेम काम हम जो है कॉर्पोरेट मित्र के नाम से करना चाहते हैं, जहां पर जो भी टायर 2 टायर 3 सिटीज में जो इंडस्ट्रीज हैं, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनमें क्या क्या उनको कंप्लाई करना चाहिए, किस रूल एंड रेगुलेशन की व्यवस्था उनके साथ में होनी चाहिए, ये सब उनको सीख ये कॉर्पोरेट मित्र देने वाले हैं। फिर बात आती है, अगर बात करें तो 12.2 लाख करोड़ रुपए का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसकी, तथा इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन कौन से प्रोजेक्ट, तो भैया हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो नए बनाए जाएंगे 7।
अब नए जो 7 हैं वह दिल्ली से जैसे वाराणसी को जोड़ना हो, हैदराबाद से जैसे बेंगलुरु को जोड़ना हो, चेन्नई को कनेक्ट करना हो, मुंबई से पुणे को जोड़ना हो, पुणे से हैदराबाद को जोड़ना हो। और ये जो सेंटर है आपको पता है या तो पॉलिटिकल सेंटर हैं यानी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, या फिर इकोनॉमिक सेंटर हैं जहां पर इंडस्ट्री या सर्विसेज सेक्टर काफी मात्रा में ग्रोथ कर चुका है। यानी अब हम इन महानगरों के बीच की जो डिस्टेंस है उनमें ट्रेवल टाइम को और कम करना चाहते हैं। हालांकि यहां पर एयरक्राफ्ट की सर्विसेज काफी सुपर्ब तरीके से अवेलेबल हैं, लेकिन आप जानते हैं एयरक्राफ्ट जो इंडस्ट्री होती है उसमें कार्बन एमिशन सबसे ज्यादा होते हैं, प्लस जो कॉस्ट आती है ट्रेवल की वह बहुत आती है। तो इसको और ज्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए, लोगों की मोबिलिटी को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए हमारी यह कोशिश है कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो हैं इन एरियाज में बनाएं, जिसकी वजह से लोगों का जो मोबिलिटी का टाइम है वह रिड्यूस हो, कार्बन एमिशंस जो हैं कम हो, क्योंकि रेलवे ट्रेवल में कार्बन एमिशंस बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा एयर, फिर रोड, फिर रेल, फिर वाटरवेज, ऐसे जो हैं वो क्रम चलता है। तो सरकार जो है इनको यहां पर डेवलप कर रही है। फिलहाल हाई स्पीड जो रेल कॉरिडोर है वह आपको पता है कि पुणे यानी मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के स्ट्रेच पर बन रहा है, जहां पर जो उसका पहला चरण है उसका करीबन 55% अब तक कवर हो गया है। इसी के साथ में सरकार जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तौर पर दांकुनी जो वेस्ट बंगाल में है उसको सूरत गुजरात में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ेगी। अबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है? यानी जैसे जैसे हम अगर बात करें तो फ्रेट को ले जाने के लिए यानी जो माल की ढुलाई के लिए जो रेलवे लाइन है वो केवल उसी के लिए सुरक्षित रहे, इस प्रकार की सुविधा का वो करना। यानी जैसे मान लो ये मेरा रेलवे ट्रैक है, अब इस पर पैसेंजर ट्रेन भी चल रही हैं और फ्रेट ट्रेन भी चल रही हैं, तो ये जो है वो डेडिकेटेड नहीं है। लेकिन अगर इसी ट्रैक पर मैं कह दूं कि भैया पैसेंजर ट्रेन ही चलेंगी या केवल फ्रेट ट्रेन ही चलेंगी, तो यह जो है वो डेडिकेटेड ट्रैक हो गया उनके लिए। अब इसमें क्या किया जा रहा है, जो पैसेंजर के लिए ट्रेन हैं अब वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने की वजह से क्या होगा, डेडिकेटेड अगर फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा तो माल की ढुलाई आसान हो जाएगी। माल की ढुलाई आसान होगी तो पैसेंजर सर्विसेज भी इंप्रूव होंगी, लेकिन माल की ढुलाई आसान होगी और आपको पता है पैसेंजर ट्रेन और अगर फ्रेट ट्रेन एक ही ट्रैक पर चलती हैं तो पहली प्रायोरिटी जो है वो पैसेंजर ट्रेन को दी जाती है, जिसकी वजह से माल ढुलाई का समय काफी ज्यादा हो जाता है, यानी लेट पहुंचते हैं सामान। तो जिसकी वजह से जो सामान खराब होने वाले हैं उनको या तो भेजा नहीं जाता है, तो उनको भेजा जाता है तो रोड के माध्यम से या फिर एयर के माध्यम से, तो उनका वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ जाती है। उसकी वजह से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना हमारी इकोनॉमी में, लॉजिस्टिक की कॉस्ट वो बढ़ जाती है। और जैसे ही लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ती है, आपको पता है एक अनुमान के तौर पर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 12 से 16% के कैटेगरी में है। हमारा सामान जो है इसीलिए भी कई कंट्रीज में अनकंपिटिटिव हो जाता है, क्योंकि उसको बनाने में तथा उसकी लॉजिस्टिक्स करने में हमें इतना पैसा खर्च कर देना पड़ता है। तो जीडीपी का 12 से 14% कॉस्ट है हमारी इसकी, इसको हम घटा करके 10 to 12% या 8% तक लाना चाहते हैं, तब ही जाकर के ये जो है फ्रेट कॉरिडोर या हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वगैरह व्यवस्थाएं हमें काफी काम करेंगी। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम डेवलप कर रहे हैं ना, रोड्स, बेटर एयरपोर्ट्स, ऐसे एयरपोर्ट जो कि उतने दिन तक खाली पड़े थे उनको वापस विकसित करना, कोशिश यहां पर चल रही है कि भैया इनको कम किया जाए। तो ये कॉस्ट कम हो जाएगी ना, तो अपने आप हमारे प्रोडक्ट सस्ते होंगे, बाहर के मार्केट में सस्ते होंगे। इसी तरीके से वाटरवेज को इंप्रूव करने के बारे में बात कही जा रही है, जहां पर 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे और नेशनल वाटरवे नंबर 5 के ऊपर काम होगा, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा आपको पता है कि हमारी एक तरह से माइन कैपिटल या रॉ मटेरियल की कैपिटल के तौर पर भी गिना जाता है। तो ये जो रॉ मटेरियल है उसको हम और ज्यादा उनकी ढुलाई हो, उसमें भी हम जो है और ज्यादा वो कहते हैं ना कि स्पीड अप करना चाहते हैं प्रोसेसेस को। सी प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग और वायबिलिटी गैप फंडिंग को भी हम जो है आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि सी प्लेन एक तरह से एक नई टूरिज्म के तौर पर उभर रहा है। हमने सी प्लेन की जो कैपेसिटी है कई सारे ऐसे दर्शनीय स्थानों के ऊपर चालू किया है, तो इसको हम भारत में ही बनाएं तो सुविधाएं भी मिलेंगी, प्लस जो है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, कुछ अच्छा भी लगेगा। बाहर जाकर के आप ये देश के बाहर जाकर के आप एक्सपीरियंस करें, इससे बेटर है कि देश में ही करें। तो सारी क्षमताएं विकसित की जा रही हैं। इसी के लिए एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन एक ऐसी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए जहां पर
हाई कार्बन एमिशन इंटेंसिटी की जो प्रोसीजर्स हैं उससे हम लो कार्बन एमिशन इंटेंसिटी की तरफ आए, फोसिल फ्यूल या जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उससे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आए, तो उसको हम कहते हैं यानी परंपरागत से गैर परंपरागत, इनमें बीच में स्विच होना, यह एनर्जी ट्रांजिशन कहलाता है। तो एनर्जी ट्रांजिशन जितना ज्यादा हमारा कंट्री करेगा उतना तो एक तो जो पेरिस के क्लाइमेट के गोल्स हैं उनको हम फास्टर अचीव कर पाएंगे। 500 गीगावाट का हमारा जनरेशन करने का टारगेट है 2030 तक, तो उसको हम क्योंकि हम कोल पे, फोसिल फ्यूल या जो अन्य जो इस प्रकार की थर्मल एनर्जी वगैरह हैं उसके ऊपर रिक्वायरमेंट कम करके हम रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी सोर्सेज हैं, अक्षय ऊर्जा के, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो विंड से पैदा हो रही हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, उन क्षमताओं को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो देश में इन चीजों के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तब जाकर के इतना बड़ा जो लार्ज जो साइज है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर की, वो देश की जो हालात हैं उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। फिर बात आती है एक और की, जहां पर हम 10% जो सर्विसेज का मार्केट है उसको कैप्चर करना चाहते हैं बाय 2047। अब सर्विसेज सेक्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये सब सर्विसेज के दायरे में ही तो आते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, इनकी जो सर्विसेज हैं ये सब, यानी ये जो बजट है, अगर एक बात कही जाए तो 2026-27 का जो बजट पेश किया गया है वह भारत को सर्विसेज की तरफ कैसे और आगे बढ़ाया जाए, यानी सर्विसेज के ऊपर एक तरह से डेडिकेटेड बजट है। पिछला बजट जैसे हमने एम्प्लॉयमेंट के लिए डेडिकेट किया था, तो इसलिए भारत का प्रयास यह है कि हम पूरा जो वैश्विक सर्विसेज का मार्केट है उसका 1/10 तो भारत से आए, इस प्रकार की संभावनाओं को जो है हम क्रिएट करना चाहते हैं। अब कैसे आएंगी? इसके लिए हमने जो है एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने स्टैंडिंग कमिटी हाई पावर्ड बनाई है। जी हां, जहां पर भारत की एजुकेशन सिस्टम की अगर हम समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या एक और गिनी जाती है, जहां पर कंपनीज के लिए जो स्किल्स रिक्वायरमेंट हैं उनके लिए जॉब्स नहीं हैं, यानी लोग बैठे हैं लेकिन कंपनी को जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए, वो उनकी चीजें कंप्लीट नहीं हो रही हैं। तो 6-6 महीने, 12-12 महीने कंपनीज उनको कैसे काम करवाना है उसके लिए ट्रेनिंग देती हैं। तो ये पहले से ट्रेन होकर के आए तो कंपनीज का उसमें पैसा बचे, कंपनी वो पैसा जो है किसी और को एम्प्लॉय करने में लगाए। तो इसलिए कोशिशें की जा रही हैं कि एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच का जो कोलैबोरेशन है उसको बढ़ाया जाए। जब इसको बढ़ाया जाएगा तब जाकर के जो है हमारा कंट्री इंडस्ट्री रेडी वर्क फोर्स निकालेगा। तो वो निकालेंगे तभी हमारी कंट्री को जो है या अन्य देशों को उससे फायदा मिलेगा। तो कोशिशें की जा रही है कि हम एजुकेशन से बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट कर पाएं। हमारे जो स्किल्स में गैप्स हैं, सर्विसेज सेक्टर में जो स्किल चाहिए, जैसे अगर हम बात करते हैं ना कि भैया 10,000 के आसपास जो ट्रेवल या टूरिज्म के जो गाइड होते हैं ना उनको ही विकसित किया जाएगा, उनकी स्किल्स में और ज्यादा क्षमता संवर्धन किया जाएगा। जैसे जैसे वो गाइडों की क्षमता बढ़ेगी वो उन सेक्टर्स में जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। भारत की जो भी टूरिज्म पोटेंशियल है उसको इंप्रूव करने का, प्लस खुद में भी उनका पर्सनल ग्रोथ होगा। जैसे ये 10,000 नए निकलेंगे और को किसी को भी जो है अपने माध्यम से और उनकी स्किल को बढ़ाएंगे। हर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, सब में जो है स्किल्स जरूरी है। जितनी बढ़िया स्किल्स आपके साथ है आप उतना ही जो है प्रोग्रेसिव आपकी कंट्री को बना सकते हैं। तो कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। इसी तरीके से जो भी मतलब हमारे 500 के कॉलेजेस के आसपास जो भी कंटेंट बनाने वाले होते हैं, चाहे वो ऑडियो फॉर्मेट में हो, विजुअल फॉर्मेट में हो, ग्राफिक्स के तरीके से हो, इन सब में भी हमारा प्रयास जारी है। जहां पर 15,000 स्कूल्स या 500 कॉलेजेस जो हैं उनमें क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी, क्योंकि कंटेंट क्रिएटिंग जो इकोनॉमी है वह भी एक तरह से मॉडर्न व्यवस्था है। हम जो भी देख रहे हैं इस डेटा या डिजिटल जमाने में आजकल जो है ये काफी मात्रा में प्रोग्रेस कर रही हैं। तो भारत इस सेक्टर को भी अब जो है वो बहुत बड़ी पुश दे रहा है। साथ ही हम 5 रीजनल मेडिकल हब्स के ऊपर, इसमें करीबन 1.5 लाख केयर गिवर्स हम कैसे जो हैं, यानी जो मतलब एक तरह से वो कहते हैं ना कि किसी को भी केयर बहुत जरूरी होती है, हेल्थ अगर किसी की खराब हो जाती है तो 1.5 लाख ऐसी हम वर्कफोर्स बना पाए। हमने जो है हेल्थ केयर में किस तरीके से एनविजन किया है, बीमारी होने से पहले यानी क्योर करने की बजाय हम प्रिवेंटिव की तरफ जाएं। तो ये हमारी व्यवस्थाएं तभी डेवलप हो पाएंगी जब इस प्रकार के जो है वो केयर गिवर्स
या हॉस्पिटल्स में जब हम देखते हैं तो हमें वहां पर कौन अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, तो ये वर्कफोर्स बनाने की बात है। तो ये जाकर के हमारी सर्विसेज सेक्टर को काफी सारा अपलिफ्टमेंट देंगे। इसी तरीके से जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी अपग्रेड करने के ऊपर सरकार वजन दे रही है। 5 यूनिवर्सिटी की टाउनशिप जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के आसपास जो है बनाई जाएंगी, और इसी तरीके से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग जो मैथमेटिक्स है उसमें गर्ल्स के हॉस्टल हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से इंक्लूसिव तो डेवलपमेंट, जेंडर जो गैप है उसको कम किया जा सके और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। ये जो 5 यूनिवर्सिटी की जो टाउनशिप है ना, आप मान के चलिए ये टाउनशिप अपने आप में गेम चेंजर साबित हो सकता है। जहां पर इन टाउनशिप में रहना, एकेडमी का मतलब अध्ययन करना, रिसर्च करना, इंडस्ट्री के साथ में कोलैबोरेट करना, ये सब उसमें एस्टेब्लिश किया जा सके, और वो भी कहां पर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के पास में, जिसके कारण उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो टैलेंट है या जो पढ़ाने वालों की जो मोबिलिटी है उसको भी इजी बनाया जा सके। इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के आसपास में जो इंडस्ट्री कार्य कर रही है उनको अगर इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स चाहिए तो भी वो जो है वहीं पे मिल पाए। देखिए सोच कहां पर जा रही है, सोच का ही परिणाम है कि हम जो है आगे लगातार परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी के साथ में टूरिज्म या हेरिटेज को इकोनॉमिक इंजन्स की तरह कैसे बढ़ाया जाए, जहां पर 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स डेवलप करना और इसी तरीके से नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड को एस्टेब्लिश करना, जो कि हम टूरिज्म के लिए करना चाहते हैं। प्लस इकोलॉजी के बेनिफिट के लिए हमने ट्रेकिंग ट्रेल्स, टर्टल ट्रेल्स या फिर होस्टिंग फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट समिट इत्यादि जो है हम होस्ट करना चाहते हैं। देखिए ये जो बिग कैट्स है ना, इन बिग कैट्स में जो टाइगर, चीता वगैरह सब आते हैं, लेपर्ड्स ये सब आते हैं, और आप मान के चलिए इनका जो योगदान है ना बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से जो अपर हमारी लेवल है ना उसको, या अपर लेयर को हम बात करते हैं, वहां पर सिट करते हैं। तो ये जितने भी जो हैं वहां पर भारत की इकोनॉमी को इकोलॉजी के साथ में और ज्यादा प्रमोशन कैसे किया जाए, इकोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट हमारा कैसे कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम कैसे जा पाए, उसकी तरफ भी भारत ध्यान दे रहा है। और आपको बता दें टूरिज्म जो है भारत की इकोनॉमी को अभी भी और ज्यादा उसमें गैप्स हैं जहां पर टूरिज्म काफी प्रमोट कर सकता है। हॉस्पिटैलिटी को प्रमोट करने के लिए हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की गठन करना तथा करीबन 10,000 गाइड्स जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोई भी चुन लिया जाएगा वो उनको वो सहायता देगा, वो उनको ट्रेन करेगा। आइडिया क्या है कि हॉस्पिटैलिटी के जमाने में भी हम जो हैं ये स्किल्स को और ज्यादा यूथ में बढ़ा पाएं। बात होती है फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आप कहें कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज को एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ाएं, तो उसके लिए भारत विस्तार प्रोजेक्ट पर काम होगा, जो कि एक तरह से विभिन्न भाषाओं का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल होगा, जो कि एग्री स्टेक तथा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है उसके कई सारे जो फार्मर्स के लिए जो डेटा आते हैं ना उनको इंटीग्रेट करने का कार्य करेगा। यानी टेक्नोलॉजी की पहुंच लोगों तक कैसे हो, सुगम हो, वो टेक्नोलॉजीज एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, और लोगों को समझ में, उनकी लैंग्वेज में वो बात करें, कोशिश यहां पर की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अगर इन फार्मर्स को वेदर की अपडेट उन्हीं के तरीके से, सोइल में मॉइस्चर का लेवल कैसा है उस तरीके का काम, बीज जो है वो किस क्वालिटी का डालना चाहिए उस तरीके का काम, कहां पर वो अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, सामान बेच सकते हैं, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा अगर भेज पाए तो आप समझिए कितना बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकते हैं हम हमारी इकोनॉमी में। फिर बात होती है कोस्टल एरियाज के लिए क्या कर रहे हैं, तो भैया कोकोनट का प्रमोशन स्कीम्स या कैशूनट या फिर इनकी ब्रांडिंग के लिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से एगर, वॉलनट या आलमंड के लिए 500 से ज्यादा जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वेटनरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेटनरी के प्रोफेशनल्स आज कितना का आप देखते हैं कि जो भी छोटे छोटे इलाके हैं वहां पर वेटनरी प्रोफेशनल्स बहुत कम है। तो इन वेटनरी प्रोफेशनल नहीं होने की वजह से उनके जो जानवर हैं या जो लाइव स्टॉक हैं उनको आए दिन कोई ना कोई समस्या होती है, और ये ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं होने की वजह से भी उनकी या तो बीमारियों का जो है वो निदान नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम देखते हैं ना उसका वो खत्म हो गया, उसका जानवर खत्म हो गया, उसका गाय मर गई, उसका ये हो गया। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पर इलाज देने वाले जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं वो नहीं है। तो ट्रेंड प्रोफेशनल जब
तक नहीं होंगे, आपकी जो उनकी जो मतलब रिक्वायरमेंट है, लाइवलीहुड आप कितना देखिए, एग्रीकल्चर के साथ में लाइवलीहुड अगर किसी से मिलता है तो वह जो है वो फिशरीज या लाइव स्टॉक से मिलता है, तो उनको आपको वो तो देना पड़ेगा ना। फुट माउथ डिजीज हो, चाहे उनके मिल्क का आउटपुट रिड्यूस हो जाता है, या फिर जैसे थोड़े दिनों पहले हमने लंपी वायरस डिजीज पढ़ी, तो ये सब जो हैं बड़ी घातक होती हैं। तो जब तक हम वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट नहीं कर पाएंगे तब तक हम हमारी इस इकोनॉमी को भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। लोगों को एग्रीकल्चर से बाहर निकाल करके या एग्रीकल्चर के साथ में और ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दे पाएंगे इन सेक्टर्स में हमने अगर अच्छा नहीं किया तो भी ये भी हमारा प्रयास है। इन स्कीम्स के द्वारा हम ये करना चाहते हैं या प्रयासों के द्वारा करना चाहते हैं। जब हम बात करते हैं रीजनल इनइक्विटी के बारे में, तो देखिए ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसका एक नोड जो है दुर्गापुर में, नॉर्थ ईस्ट में बुद्धिस्ट सर्किट बनाने की बात है, सिटी के इकोनॉमिक रीजन्स बनाने के बारे में बात है। देखिए सिटी इकोनॉमिक रीजन्स क्यों बनाए जा रहे हैं, आपको पहले पता होना चाहिए। किसी भी देश में जो सिटीज होती है ना, वो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आजकल हर कोई लोग गांव से निकल करके शहरों में जाना चाहता है, तो शहरों को भी तो वो व्यवस्थाएं डिक्लेयर हम मतलब जो हैं उनको बनाए ना वहां पर, कैसे एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके, अच्छी अच्छी कंपनी जो हैं जो कि हाई जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो हम क्रिएट कर सकें, वहां पर हम नॉन पोल्यूशन यानी पोल्यूशन ना हो और नॉन पोल्यूटिंग जो है एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कर सकें, अफोर्डेबल हाउसिंग उनके लिए प्रोवाइड हो सके। तो ये सब काम कब होगा, जब या तो उस शहर का जो टैक्सेशन की व्यवस्था है उसमें इंप्रूवमेंट आए और वो सेल्फ सफिशिएंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन बने, या सरकार जो है इस प्रकार के प्रयास करे कि उस सिटी को एक तरह से इकोनॉमी के एक पोटेंशियल हब के तौर पर डेवलप किया जा सके, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, वहां की कनेक्टिविटी भी अच्छी हो, अफोर्डेबल हाउसिंग भी वहां पर हो, जो लोग आ रहे हैं उनको स्किलफुल भी बनाया जा सके, कंपनी जो है वहां पर एस्टेब्लिश अपने ऑपरेशन कर सके। तो यही विचार है सिटी इकोनॉमिक रीजन्स बनाने का, जहां पर टायर 2 और टायर 3 सिटीज के लिए भारतीय सरकार करीबन 5,000 करोड़ रुपए का उनको अनुदान देगी इस प्रकार की क्षमताओं को ग्रोथ करने के लिए। फिर बात आती है कि भैया विमेन के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए शी मार्ट बनाए जाएंगे, जहां पर जितने भी ये विमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनको अपना मार्केट एस्टेब्लिश करने के लिए विमेन लेड जो रिटेल ओनरशिप है उन वहां पर जो है वो विमेन कर पाएंगी, क्योंकि विमेन अगर कर पाएंगी तो आप सोचिए सेल्फ हेल्प ग्रुप ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है। तो एक स्टेप आगे ला करके वो जो प्रोडक्ट बना रही हैं वो प्रोडक्ट खुद बेचें, इस प्रकार के कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। इसी तरीके से दिव्यांग सहारा और कौशल योजना है जो कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी और उनकी स्किल्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। तो हमने ये पढ़ लिया कि फिस्कल कंसोलिडेशन 4.31% पर जो 16th फाइनेंस कमीशन आया है। अब देखिए 15th फाइनेंस कमीशन और 16th फाइनेंस कमीशन इन्होंने, या 14th फाइनेंस कमीशन, इन्होंने जो प्राइमरली तौर पर जो डिविजिबल पूल है टैक्सेशन का, उसका कितना प्रतिशत स्टेट्स को जाना चाहिए, क्योंकि रियल जो विकास है ना या रियल जो रिक्वायरमेंट है वो राज्यों की भी है। तो राज्यों की क्षमता को यानी फाइनेंशियल जो उनकी कैपेसिटी है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सके, तो उनको जो टैक्सेशन से जो इनकम है ना उसको तो बढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार जो भी अपने यानी केंद्र सरकार जो भी अपना टैक्सेबल पूल है उसका करीबन 41% जो है वो स्टेट्स को देगी। यह 16th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। पिछले वाले में भी यह 41% थी। उसकी वजह से करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट जी जो है स्टेट्स को दी जाएंगी, जो कि अपनी या तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करके या ऐसे जो भी उनकी डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर पाए। इसी के साथ में बैंक्स की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उनको, अब देखिए जिस देश का जो बैंक है ना, ये बैंक जितना बड़ा होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना हेल्दी होगा उसकी बैलेंस शीट, उतना ही देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी इजी हो जाता है। कैसे? हर किसी इंसान को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए फंड चाहिए। वो फंड हमेशा खुद के पास नहीं रहता। ये फंड या तो उनके मित्र अवेलेबल करवा सकते हैं या बड़े लार्जर अमाउंट पर बैंक्स अवेलेबल करवाते हैं। लेकिन ये जब बैंक खुद ही हेल्दी नहीं है तो फिर क्या लोन प्रोवाइड करवाएंगे?
इन बैंक्स की हेल्थ का आप ये देखिए कि एक समय में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट करीबन करीबन 12 से 13% पर पहुंच गए थे, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट जो थी पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो आप समझिए ये बैंक्स जो हैं वो कहां पर थे। अब उनकी हालत में कैपिटलाइजेशन करके, यानी पब्लिक सेक्टर के द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हमने जो रिकैपिटलाइज किया, एनपीए की मात्रा जो कम हुई, उनकी गवर्नेंस में हमने जो प्रयास किए, इन प्रयासों का बल यह है कि आज ये जो बैंक्स है ना, अपने सबसे हाईएस्ट स्तर पर, यहां पर कहते हैं ना कि रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन हमें इन बैंक्स को अभी और ज्यादा स्ट्रेंथन्ड बनाना है। ये बैंक जितने ज्यादा अच्छे होंगे, बैलेंस शीट जितनी मजबूत होगी, उनकी जो मतलब लोन देने की क्षमताएं हैं वो जितनी ज्यादा बढ़ेंगी, भारत की इकोनॉमी की हिसाब से उनको वो लोन दे पाएंगे। जैसे मान लो किसी बैंक की लोन देने की क्षमता अगर 100 रुपए है, लेकिन हमारी किसी भी कंपनी को 10,000 रुपए चाहिए अपने जिस हिसाब से इकोनॉमी बढ़ रही है, और मान लो 10,000 रुपीज का उसको लोन चाहिए, तो या तो वो कोशिश करेगा कि 100 बैंक से वो 100 रुपए ले, उसको जो है उसमें दिक्कतें आएंगी, उसका कोऑर्डिनेशन के इश्यूज, उसमें कई इश्यू आएंगे। लेकिन अगर ये 10,000 रुपीज उसको एक या दो बैंक से मिल जाए, तो अपनी जरूरतें कम बैंक से पूरी कर पाएगा, प्लस अपनी जरूरतों को वो फास्ट तरीके से पूरी करेगा। तो इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ रही है, हमारे बैंक्स भी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी मजबूती हमें इसलिए चाहिए ताकि उनको क्रेडिट समय पर मिले, कम दरों पर मिले, लेंदी पीरियड्स के लिए मिले। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप बनाते हो ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि आज आपने बनाया कल से ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसको बनाने में इतना समय लगता है। आप देखिए 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं एक हाईवे को कंप्लीट करने के लिए, 10-10 साल लग जाते हैं, तब तक वो पैसा अटका रहेगा आपका। तो लॉन्ग जेस्टेशन जो पीरियड है, उनकी समस्या से निजात पाने के लिए भी ये बैंक जो है वो हेल्दी होने चाहिए। इसके लिए विकसित भारत 2047 का जो रोड मैप है, उसको हम आगे लाना चाहते हैं, तो हमें वेल्दी बैंक्स चाहिए। तो इन बैंक्स को उस रिक्वायरमेंट को कैसे कर सकते हैं, तो एक हाई लेवल कमेटी बैठेगी जो कि विकसित भारत के लिए इस बैंकिंग व्यवस्था को कैसे और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सके उसके बारे में बात करेगी या उसके बारे में विचार सुझाएगी। इसी तरीके से जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन या ये जो एनबीएफसीज हैं, उनके भी हमने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को चेंज किया है। इसको जो है आप इस तरीके से देखिए कि जैसे नए इनकम टैक्स में जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स के बारे में, या फिर टीसीएस के रिडक्शन के बारे में, या फॉरेन एसेट की जो इस मतलब ओनरशिप है उसके बारे में बात की गई है, जो कि ज्यादातर जो है आप इसको एक तरह से ऐसे समझिए कि सरकार के द्वारा एक कोशिश की जा रही है कि डिमांड को कैसे इंप्रूव किया जाए, जो टैक्स कलेक्शन होता है सोर्स पे, उस व्यवस्था में और ज्यादा रिफॉर्म कैसे लाया जाए। कई बार क्या होता है कि जैसे हम ऐसे बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, अब स्टॉक मार्केट में हम जो इक्विटी के शेयर्स होते हैं, उनके जो आदान प्रदान होते हैं, उसके ऊपर टैक्सेस लगाते हैं। वो टैक्स इसलिए भी लगाते हैं कि अगर ये ज्यादा स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग हो जाती है ना, तो जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ सकती है। तो उसको हम कैसे इंप्रूव करें, तो उसको इंप्रूव करने के लिए हमें इस स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को घटाना होगा। तो उसके लिए जो है सरकार भी टैक्सेशन ला रही है, जहां पर सिक्योरिटीज जो ट्रांजेक्शन टैक्स है उसकी मात्रा को हमने 0.25% से बढ़ाया है। तो ये सारे प्रोविजन वहां पर किए गए हैं, या जो सुधार हैं वो आपके सामने विजिबल हैं। आईटी सेक्टर को हमने प्रमोट करने के लिए सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड की जो अमाउंट है 2000 करोड़ रुपए तक रेज की है। पहले ये करीबन 300 करोड़ रुपए जो है हुआ करती थी। इसी तरीके से आईटी एनेबल्ड जो सर्विसेज हैं उनको अब एक ही कैटेगरी में जो है वो क्लब कर दिया गया है। बाईबैक्स जो होते हैं कैपिटल गेन से बचने के लिए, उनको भी अब टैक्स करने के बारे में बात है। और जितने भी जो लूप होल्स होते हैं जिनकी वजह से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, जहां पर मान लो जैसे एक कंपनी है, उसमें उसकी ओनरशिप मान लो 0.5% की है, 0.2%, 0.02%, ये सारे के सारे जो है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की श्रेणी में आते हैं। इसी तरीके से ग्लोबल कैपिटल को हम अट्रैक्ट करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें भी हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जहां पर डेटा सेंटर्स जो भी हमारी अगर कोई भी फॉरेन कंपनी 2047 तक हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एस्टेब्लिश करेंगी, उनको टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। टैक्स हॉलिडे का मतलब यह है कि 2047 तक आपसे किसी भी प्रकार का चार्जेस जो है वो नहीं लिए जाएंगे टैक्सेशन संबंधी। तो क्लाउड सर्विसेज को हम यहां पर प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है जिस हिसाब से डिजिटल इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है,
डिजिटल इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है तो भैया डेटा की तो रिक्वायरमेंट है। इतने सारे 1.4 बिलियन इंडियंस कल को अगर मान लो सारे के सारे जब स्मार्टफोन यूटिलाइज करने लगेंगे, जो कि बताया जाता है कि करीबन 90 करोड़ के आसपास जो हैं लोग इस समय डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्टफोन है उनके पास, तो वो डेटा जाएगा कहां? चाहे वो सेंसिटिव डेटा हो, चाहे वो सेमी सेंसिटिव डेटा हो, तो ये जाएगा कहां? तो भारत में ही उसको स्टोर हो, इसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को अब घटा करके 14% कर दिया गया है। देखिए, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को भी अब फाइनल कर दिया गया है। कई सारी कंपनी जो हैं वो वेरियस टैक्सेशन चुकाती हैं, चाहे वो इनकम के रूप में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्सेस के रूप में हो, लेकिन टैक्सेशन को वो नहीं चुकाएं, इसके लिए कई सारे फंडे भी वो अपनाती हैं। वो फंडे क्या हैं? अपनी बुक को कमजोर कर देती हैं, जो बुक प्रॉफिट है उसको कमजोर दिखा देती हैं, जिसकी वजह से उनको टैक्स कम देना पड़े। लेकिन सरकार भी जो है भैया कम से कम उनको कुछ तो टैक्सेशन चाहिए, इसलिए कहा है सरकार ने कि चाहे भले ही आपको प्रॉफिट हो चाहे न हो, कम से कम इतना तो प्रतिशत आपको टैक्स देना चाहिए, और उसको हम कहते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। एक जमाने में करीबन 18% हुआ करता था, लेकिन अब सरकार ने उसको भी कम करके करीबन 14% कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनीज के ऊपर भी ज्यादा बर्डन ना आए, लेकिन एक सिक्योर और एक प्रेडिक्टेबल जो टैक्सेशन है गवर्नमेंट को जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता रहे। बाकी जो है जैसे कस्टम्स ड्यूटी या फिर जितने भी हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, तो जैसे 17 कैंसर ड्रग्स जो हैं उसको हमने बेसिक जो कस्टम ड्यूटी होती थी, जिसकी वजह से ये या इनके जो रॉ मटेरियल, यानी जब हम कुछ आयात करते हैं ना, तो हमें वो जो कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है, उसकी वजह से उसकी प्राइसेस जैकअप हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो उसको रोकें कैसे? तो एक रोकने का जो तरीका है कि भैया उसकी कस्टम ड्यूटी को कम करो, कम करेंगे तो अपने आप इनकी प्राइसेस कम होंगी। तो जो 17 कैंसर ड्रग्स हैं उनके ऊपर ये किया गया है, तथा 7 जो रेयर ड्रग्स हैं, उन डिजीजेज हैं, उनसे भी हम डील करने के लिए से कर रहे हैं। माइक्रोवेव और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कई सारे जो कंपोनेंट यूटिलाइज होते हैं उनको भी हमने कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्पशंस दिया है, और इसी तरीके से जो लिथियम आयन जो बैटरीज हैं उनको भी हम प्रमोट कर रहे हैं कि यहीं पर आकर के आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। ई कॉमर्स में जो कुरियर के एक्सपोर्ट पर 10 लाख रुपए की जो कैप होती थी उसको रिमूव कर दिया गया है, और बाकी की जो चीजें हैं इसलिए कि भाई हम हर किसी भी ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट कर पाए, वो इंडस्ट्रीज जो कि फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रीज हो, या भारत या कि अन्य देश जो हैं उसके बारे में प्रयास कर रहे हो कि हम उसमें लीडरशिप पोजीशन में आए। तो देश में ये जो किया गया है वो सिंगल माइंडसेट के साथ में किया गया है कि विकसित भारत 2047 की रचना हम कैसे करें, कैसे ऐसे सेक्टर हैं जो कि हम वहां पर एस्टेब्लिश करें लीडरशिप की पोजीशन को। तो ये था आज का हमारा पूरा बजट। आरए जंक्शन पर आप ऐसे ही जो चीजें होते हैं उनको लगातार सुनते रहिए, यूट्यूब, टेलीग्राम, इनसे हमारे साथ जुड़िए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।